अस्सलाम वालेकुम। ये एड्स का क्योर्ड केस है। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये डॉक्टर जेरेमी शेर का है। डॉक्टर जेरेमी शेर अभी भी अफ्रीका के अंदर एड्स पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने कई केसेस एड्स के ठीक किए हैं, यानी क्योर किए हैं, जहां उनको एंटी वायरल या एंटी इन्फेक्शियस मेडिसिन की ज़रूरत पेशेंट को नहीं पड़ी। क्योंकि आपको पता है, हम थोड़ा सा एड्स पे भी डिस्कस करेंगे। मैं इस केस को लेने का मकसद ये था कि आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊं कि आप लोग असल में, आप लोगों का स्टेटस क्या है। आप लोग जिस सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं, आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या से क्या कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले मैं अपने आप को बोलूँगा कि हम लोग मेहनत नहीं करते। एड्स का पूरी दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। अभी गूगल कर लें, वहाँ क्लियर लिखा हुआ है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर एड्स। लेकिन होम्योपैथी में इस बंदे ने केस क्योर किया, और कई किए हुए। मैंने ये केस इसलिए उठाया कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिस पे मैं एम्फेसाइज करूँगा कि फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ें, अच्छा, डॉक्टर जेरेमी शेर, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इनने की न्यू प्रूविंग्स भी की है, जैसे गालिबन हाइड्रोजन और जर्मेनियम मेट, इनकी प्रूविंग्स शामिल है। बल्कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल के भी कई जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी प्रूविंग की है, जॉन शॉल्टन ने इन्होंने। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। थोड़ा सा आप समझ भी लें कि एड्स क्या है। एड्स एक एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का, ये एड्स का एब्रीविएशन है। ये बहुत ही एक ग्रेवियस डिजीज है, और जो कि एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से इंसान को होती है। और ये धीरे धीरे इंसान के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है, वीक करती है। तो इंसान बहुत सारे इन्फेक्शंस को एक्वायर करने के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। तो इसका क्लियर लिखा हुआ है जी, इट हैज़ नो क्योर इन एलोपैथी, दे जस्ट कैन मैनेज इट थ्रू एंटी वायरल ड्रग्स, एंटीवायरल थेरापीज और मेडिसिन, ताकि फर्दर इन्फेक्शन के लिए एंटीबैक्टीरियल भी देते हैं, क्योंकि इस किस्म के मरीज मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल होते हैं। अच्छा, थोड़ी सी एड्स की हम सिम्टम्स भी देख लेते हैं कि इसकी क्या सिम्टम होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 वीक्स, जब इंसान का एक्सपोजर होता है और जब भी एक वायरस उसके जिस्म में दाखिल होता है, तो पहले सिम्टम तक आने तक जो टाइम होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो 2 to 4 वीक्स के बाद पेशेंट के अंदर जो एक्यूट सिम्टम्स पैदा होती हैं, उसमें फीवर, हेडेक है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, रैशेस है, सोर थ्रोट, पेनफुल माउथ सोर, स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स। को पता है लिम्फ एक इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये स्पेशली नेक के जो है ये लिम्फ ग्लैंड्स स्वेल हुए नजर आएंगे। डायरिया, वेट लॉस, कफ एंड नाइट स्वीट। क्रॉनिक सिम्टम्स में फीवर, फटीग, swollen lymph nodes on one of the first sign of HIV infection। ये लिम्फ नोड की स्वेलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है HIV इन्फेक्शन में। डायरिया, वेट लॉस, ओरल जीस, थ्रश वगैरह, जो वाइट सी एक लेयर जो है वो आपके मुंह के अंदर बनती है। शिंगल्स, हर्पीज जोस्टर, न्यूमोनिया भी हो जाता है। इसकी इटैलोजी में, जैसे मैंने कहा, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये थ्रू इन्फेक्टेड इंजेक्शंस, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको ऑलरेडी पहले से है, माँ बाप से भी मुंतकिल होता है बच्चों में। अच्छा, ये एक स्पेशल टाइप का जो लिम्फोसाइट है, CD4 टी सेल, ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जिसका इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भी ये 200 से नीचे गिरने लग जाए CD4 T काउंट सेल, तो HIV का इन्फेक्शन एड्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़े से टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ, ये केस में इस्तेमाल हुए हैं। तो बाकी आप इसको फर्दर पढ़ लीजिएगा। डायग्नोसिस में हम ब्लड सलाइवा टेस्ट लेते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज देखते हैं बॉडी में, और वायरल लोड के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, और फर्दर टेस्ट भी है। CD4 सेल काउंट देखते हैं। अगर ये 200 से नीचे गिर चुका है तो ये पेशेंट एड्स की तरफ जा रहा है, और एड्स के पेशेंट में ये हमेशा 200 से नीचे होता है।
और 200 से अबव है तो बाज़-औक़ात HIV का इन्फेक्शन अंदर डोरमेंट पोजीशन में होता है, यानी इन्फेक्शन है लेकिन कई सालों तक वो जो है ना बाद में उसका ये CD4 सेल काउंट नीचे गिरना शुरू हो जाता है और वायरल लोड बढ़ता है और जो है पेशेंट प्रोग्रेसिवली उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। अच्छा, अभी आते हैं केस की तरफ। बहुत ही प्यारा केस है। अच्छा, इसमें चंद बातें मैं आखिर में ज़रूर करूँगा जो मेरे इसमें कंक्लूजन है, हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे। फेली फेलिकियन फेलिशियन नाम है पेशेंट का, looks very young for his age. His parents belong to 2 different tribes. His mother is Messi, his father is Chaga. तो लड़का है वो उसके मदर और फादर डिफरेंट कबीलों से उसका ताल्लुक है। He has had tuberculosis 3 times over 5 years. उसको 3 दफ़ा जो है वो ट्यूबरक्लोसिस भी हो चुका है और आखिरी दफ़ा 2003 में उसको HIV का जो है वो टेस्ट पॉजिटिव था और उसका CD4 काउंट जो था वो 46 तक आ चुका था और ही बिगिन एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस एंड उसने ऑब्वियसली जब ये पेशेंट एड्स की तरफ जा रहा है तो ये एक प्रोटोकॉल है मेडिकल का कि एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस और सेप्ट्रीन एंटीबायोटिक है एक, वो इस्तेमाल करते क्योंकि ऑब्वियसली एक इम्यूनिटी इंसान की बहुत वीक हो चुकी है तो वो बहुत सारे इन्फेक्शंस न्यूमो मतलब हर वाइटल ऑर्गन के इन्फेक्शंस जो वो रिक्वायर कर सकता है और इसका CD4 काउंट वेंट टू 167 बाय 2007 में इसका 167 था, इज नाउ गोइंग डाउन अगेन। जब इनके पास आया था पेशेंट तो उसका CD4 T सेल काउंट 138 था, which is indicative of treatment। यानी वो एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन जो मेडिकल का प्रोटोकॉल है एड्स के पेशेंट को क्योर तो नहीं है, अलबत्ता मैनेज करते हैं। तो इस मैनेजमेंट के बावजूद उसका जो ये CD4 T सेल काउंट है ये 138 है। अच्छा, पेशेंट की जो सिम्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिम्टम्स हमें चाहिए होती हैं किसी भी केस में। अगर आपके पास पेशेंट आ जाए उसके पास आपके पास एड्स की सिर्फ रिपोर्ट्स है, यू कैन नेवर एवर केयर योर पेशेंट, वी ट्रीट सिम्टम। वाई सिम्टम्स, इसका मैं लॉजिक बताऊंगा जब हम हमारी क्लासेस थ्योरी में स्टार्ट होंगी थ्रू वाया व्हाट्सएप पेड ग्रुप। Symptoms of patient: it doesn't have a cough or tuberculosis now but occasionally has malaria। अच्छा, मलेरिया जो है ये इसीलिए इस बच्चे को सेप्ट्रीन पर भी रखा था क्योंकि अफ्रीका में मलेरिया बहुत आम है। तो एक बंदा है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है तो मलेरिया के चांसेस उसको ज़्यादा है, तो उसको ओकेजनली मलेरिया होता है, कोई कफ ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। ये जो सिम्टम मैंने रेड की हुई है ना, इसको उन्होंने सिम्टम रूब्रिक में कन्वर्ट किया हुआ है, वो रूब्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा बाद में कि रूब्रिक कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉफ्टवेयर में। लेकिन ये जो रेड कलर का है, इन सिम्टम्स को हमने लिया। हिज टंग हैज ब्लैक पैचेस on it, the glands in his neck are swollen, the right side। राइट साइड जो नेक का ग्लैंड है सर्वाइकल लिम्फ ये इसका स्वैल्प था। He has numbness in his whole lower limb, a side effect of antiretroviral medication। तो जब ये मेडिकेशन ये इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं तो उसके बाद अमूमन पेशेंट को लोअर लिम्स के अंदर नमनेस महसूस होती है। इसको उन्होंने सिम्टम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? We will discuss it later in our classes while we will discuss on philosophical concepts of homeopathy। He perspires at night, रात को पसीना आता है। He dreams of being pursued by animals like leopard। leopard उसके पीछे भाग रहा है, तो ये ख्वाब देखता है। ख्वाब भी बड़े ज़रूरी है आपके गालिबन सबकॉन्शियस माइंड को रीड आउट करने के लिए। एंड ऑफ बरियल, इसकी कहता है कि मेरा जनाजा देख रहा है, मेरा जनाजा हो रहा है और मुझे दफनाया जा रहा है, ये ख्वाब भी मुतवादर देखता है। He sometimes dreams he is dead and being buried। He is sweet and spoken, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको रेड उसमें शेड नहीं किया कलर्स, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। मेंटल स्टेट पेशेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट है। वाई इम्पोर्टेंट, वी विल डिस्कस इट इन फॉर्म नंबर 2
10 to 230 of Organ and of Medicine, 6th edition. He is sweet and soft spoken like a Messi. अपने मदर की तरह ये बड़ा खुश मिजाज था और नरम वो था. Like he is fearful of snakes and dog. और ये सांप और कुत्तों से ज्यादा खौफजदा. अब देखिए भाई वो क्या आनमन ने क्या खूबसूरत बात की है कि सिंगल सिम्टम इज नो मोर देन अ सिंगल सिम्टम इज नो मोर देन अ सिंगल फुट इन अ मैन. मरीज की एक सिम्टम हमें डिसाइड नहीं कर सकती कि मरीज की क्या वो है. मिसाल के तौर पे हम सिर्फ जो है ना ये देख लें एक बंदा जो है वो सिर्फ ये डेड बॉडीज देखता है या सिर्फ इस सिम्टम को उठा लें या हम सिर्फ पैथोलॉजिकल सिम्टम को उठा लें एड्स का और रेमेडी प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो नेवर एवर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका मरीज क्योर की जाने वाला. अलबत्ता सप्रेशन जरूर होगी और सप्रेशन क्या है इस पर भी इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे. ये जस्ट आपको एक सिस्टम की पावर बताने लगा हूँ कि ये सिस्टम हम सीखने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें कितनी मेहनत दरकार है. He is short-tempered and gets angry, but he avoids confrontation and moves away from it for some time. वो एकदम गुस्से हो जाता है, short-tempered है, लेकिन वो उस जगह से चला जाता है कुछ टाइम के लिए. His childhood was difficult because his mother and father separated. ये बहुत ही important एक जिंदगी का हिस्सा है इस बच्चे का कि उसके माँ बाप जो है उनके आपस में नहीं लगती थी, वो सेपरेटेड थे. उस फादर ने दूसरी शादी कर दी और दूसरी स्टेप मदर ने उसको बड़ा किया 20 साल तक की उम्र तक, यानी बचपन से उसको बड़ा किया. This was very difficult because she could not define her love. He felt there was no love and no care, just jealousy and segregation. अच्छा, केस की रूब्रिक्स हैं. ये डॉक्टर साहब की रूब्रिक्स मैंने एज इट इज उठाई हैं. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी ऐड करना चाह रहा था लेकिन ये मकसद नहीं है. मकसद मेरा आपको कुछ पॉइंट्स देना था कि इसमें ये रूब्रिक क्यों लिए हैं और रेमेडी क्योरिंग रेमेडी कौन सी थी, उस रेमेडी को भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है. एक जनरल पेशेंट को इचिंग थी, स्किन इचिंग की ड्रीम्स डेड ऑफ था, ये एक रूब्रिक लिया है. और माउथ डिस्कलरेशन, टंग ब्लैक, जैसे हमने पढ़ा कि पेशेंट की जबान जो है वो ब्लैक थी. और पर्सपिरेशन नाइट, रात के पसीने उसको बहुत आते थे. ड्रीम्स फंड्रल्स, जनाजों के वो ख्वाब देखता था. तो इसकी जो रेमेडीज है इंपॉर्टेंट, चेरिडोनियम, थूजा, मैग्नीशियम कार्ब, नेट्रम कार्ब और एल्यूमिना. ये डीडी का मतलब होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि ये दीज आर द मेडिसिन्स which are covering the above phenomena of the patient. अच्छा, तो ये मैंने जो ऊपर की रूब्रिक है ये मैंने इसको यहाँ पे रिपोर्टराइज किया है. कल ही थोड़ी तैयारी कर रहा था आप लोगों के लेक्चर के लिए, तो ये रूब्रिक्स मैंने एंटर किए. तो टॉप पे चेरिडोनियम आ गई, एल्यूमिना आ गई, फास्फोरस आर्स. लेकिन अजीब बात है, इन्होंने मैग्नीशियम कार्ब दी है. अच्छा, मैग्नीशियम कार्ब आगे हम चलते हैं. मैग्नीशियम कार्ब क्यों दी है? तो ये जो ऊपर के जो सबसे पहला पॉइंट सिर्फ ये पॉइंट उन्होंने लिखा है कि मैंने मैग्नीशियम कार्ब इस वजह से दी है. मैग्नीशियम कार्ब ने 12C डेली दी है. अच्छा, 12C ये लोअर पोटेंसी क्यों दिया है? ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. पोटेंसी क्या है, वाटर डोज क्या है, ड्राई डोज क्या है, डेली इस्तेमाल करनी है, कब तक करनी है, और आया हम ड्राई डोज भी डेली यूज कर सकते हैं या वेट डोज डेली यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये लिखते हैं, द रीजन फॉर द प्रिस्क्रिप्शन आर फेयरली क्लियर. Ailments from being an orphan, quarrelsome and peaceful, glands, night perspiration. तो आप मैग्नीशियम कार्ब को अगर पढ़ें तो मैग्नीशियम कार्ब का जो बिल्कुल क्लियर मेंटल स्टेट है वो तब डेवलप होता है जब वो एक यतीमी की जिंदगी गुजारता है. ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने मैग्नीशियम कार्ब इस वजह से दी है. और मैग्नीशियम कार्ब कैमोमिला की तरह शॉर्ट टेम्पर भी होता है जब ये गुस्से में होता है, और लाइक बेलाडोना की तरह भी.
जैसे कहते हैं ना बेलाडोना के मुतल्लिक के व्हेन डिजीज ही विल बी लाइक अ डेवल और इन हेल्दी कंडीशन ही विल बी लाइक एन एंजल। तो इसका भी ऐसे ही है कि ये पीसफुल भी है, क्वारलसम भी है, और मैग्नीशियम काम का ग्लैंड्स पे भी बड़ा इफेक्ट है, नाइट पर्सपिरेशन भी होती है मैग्नीशियम कार्ब में। अच्छा, रेमेडी ऑफ ये कैंट, ये सारी जो बातें नीचे लिखी हुई है कैंट की, उसमें से मुझे डिफरेंट मेडिका में मिली है, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है, रेमेडी ऑफ इलेजिटिमेट इन्फेंट्स टेंडेंसी इन सिंकिंग द बैक ऑफ हेड एंड गोइंग इनटू मेरेस्मस। डॉक्टर कैंट कहता है कि मुझे इंचार्ज ऑर्फनेज में मुझे इंचार्ज बनाया गया, तो वहाँ हफ्ते 2 हफ्ते में एक बच्चा हमसे ज़ाया हो जाता था, और बच्चे दिन ब दिन सूखे मसान की तरफ जा रहे थे। अब देखिए सूखे मसान की बहुत सारी मेडिसिन है, एब्रोटीनम है, अगर पाँव नीचे से ऊपर सूखा मसान शुरू है और ऊपर से नीचे है तो लाइकोपोडिया, जैसे पहले नेक कमजोर होती है, फिर लोअर करते करते पूरा बच्चा सूख जाता है। तो इसके लिए नेट्रम में और है, सैनिकूला है, लाइकोपोडियम है, आयोडम है, ठीक है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन बात यह है कि वी नीड टोटलिटी ऑफ सिम्टम, वी जस्ट फाइंड आउट ड्रग पिक्चर इन द सिम्टम, इन द पेशेंट्स सिम्टमेटोलॉजी। तो डॉक्टर कैंट कह रहा था कि मैं देखा कि आखिर वजह क्या है, तो मुझे पिक्चर जो है मैग्नीशियम कार्ब में मिली। तो मैग्नीशियम कार्ब ने बच्चे के सूखे मसान को ख़त्म किया, मौत की तरफ उनका जो सफ़र था वो हो गया। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा मुख्तलिफ डॉक्टर्स अगर पेशेंट को पहले टीबी हुई है तो ट्यूबरकुलिन मस्त देते हैं, अगर फैमिली में ट्यूबरकुलिनम है तो टब मस्त देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है तो टब मस्त देते हैं, कैंसर है तो कार्सी मस्त देते हैं। दिस इज नॉट द प्रैक्टिस, दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी। ये सुनी सुनाई बातें, दीज आर द मिथ्स, ठीक है। मैं मुदल्लल आगे आपको बताऊंगा थ्रू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अब देखें, ये बंदा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस बंदे का केस शेयर कर रहा हूँ जिसने छोटा मोटा केस नहीं क्योर किया, एड्स का क्योर किया है, ठीक है। एंड वी बिलीव ऑन एंड रिजल्ट, वी हैव टू फॉलो दोज पीपल हु हैव cured cases, cured up to cured with prolonged follow up up to 3, 4 और 5 ईयर। ये नहीं है कि मरीज को फायदा हो गया, अगले हफ्ते फिर भी मसला शुरू हो गया, अगले महीने फिर या अगले साल फिर भी मसला शुरू हो गया। नो, नॉट एट ऑल। क्योर ये है, क्योर भी बताऊंगा कि क्योर क्या है। मरीज डॉक्टर हनुमान हमसे क्या चाहता है कि हम शिफायाब करें, शिफा का मैयार क्या है हनुमान के मुताबिक। तो इसकी अपनी हिस्ट्री ऑफ मैग्नीशियम कार्ब में भी हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होती है। ऐसे बच्चे जो उनको ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, दिन ब दिन वो सूखे मसान हो, दिन ब दिन कमजोर हो, और ऐसे बच्चों को मीट की बड़ी क्रेविंग होती है, ठीक है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम में हम फिजिकल जर्नल में जाके पेशेंट के डिजायर एंड अवर्जन्स पूछते हैं। केस ट्रेकिंग पे जब हम जाएंगे तो हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, इसका स्टूल ग्रीन होता है, डायरिया की बड़ी दवाई है, स्पेशली जैसे वो मेंढक जो है वो पाउंड में तालाब में अंडे देता है तो वो ग्रीन ग्रीन से आपको नजर आता है, तो इस किस्म की सिचुएशन होती है इसके स्टूल में। ये दूध नहीं हजम कर सकता, ये कोल्ड और चिली पेशेंट होते हैं, और मैग्नीशियम जितने भी हैं ये कोल्ड और चिली होते हैं। वार्म वार्म थेमिलोरेशन होता है, जैसे मैग्नीशियम फॉस है। और मैग्नीशियम जितने भी न्यूरोलॉजिक पेन के लिए बड़ी, जैसे ये ट्राइजिमिनल न्यूरालजिया, स्पेशली लेफ्ट साइड ऑफ द फेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, जो फेस ड्राइविंग हिम आउट ऑफ द, रात को दर्द होता है और पेशेंट उठ के जाता है बेड से। और मैग्नीशियम कार्ब है, र्यूम है, हेपर है, इन सब के बच्चों के जिस्म से खट्टी बू आती है। प्रेगनेंसी टूथेक की बड़ी दवाई है, ठीक है। तो ये इसका एक रेमेडी का जनरल मैंने कहा, चले मैं इस रेमेडी को थोड़ा सा इसकी पिक्चर भी आप लोगों को दे दूं। अच्छा, फॉलो अप किया जी मैग्नीशियम देने के बाद, इस डॉक्टर ने मैग्नीशियम 12C डेली दी है। फॉलोअप 3 वीक लेटर, 3 हफ्ते बाद के फॉलोअप में पेशेंट के क्या इंप्रूवमेंट हुई, फीलिंग मच बेटर, एनर्जी बेटर, स्लीपिंग वेल। अच्छा, ये पैरामीटर्स है जनरल, पेशेंट क्योर की तरफ जाए तो उसकी नींद बेहतर हो जाती है, उसके अंदर एनर्जी स्टेमिना रिस्टोर हो जाता है, काम करने का दिल करता है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ वेल बीइंग रिस्टोर होना बड़ा जरूरी है। अगर इसके अपोजिट है, पेशेंट के सिम्टम्स बाकी गायब है, लेकिन इस चीज के अपोजिट है, पेशेंट पहले से ज्यादा वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, बेड पे नींद गायब होगी, भूख नहीं लग रही, यू आर गोइंग टू सप्रेस योर केस।
सप्रेस क्यों? देखिए हमारी वाइटल फोर्स जो है वो हमारी बॉडी को काम में लगा के हमारी चीज़ों को, बीमारी को बाहर निकालती है, डिटॉक्सिफाई करती है, हमारे डिटॉक्सिफाई करती है। तो याद रखें एक होता है बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर हारिस है, मेडिकल डॉक्टर है लाहौर में, लाहौर से हैं। तो ये ज़्यादा माशाल्लाह इनका इस हवाले से नॉलेज होता है। हम तो पढ़ते हैं लेकिन चूंकि हम सिम्टम्स के साथ लगे रहते हैं तो पैथोलॉजी जो उस किस्म की चीज़ें हमें अक्सर भूल जाती हैं। कोई चीज़ अगर आगे पीछे हो तो प्लीज़ आप मुझे फिर बता दीजिएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो है आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे स्टूल पास करने से, पसीने आने से एनर्जी, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर जाती है, जिस्म से बाहर जाती है। लेकिन एक चीज़ आप सप्रेस कर रहे हैं लोअर से हाई पे, तो वहाँ पे आपकी, जैसे आप उतराई में कुछ चीज़ आए तो आप इतनी एनर्जी नहीं होती है, लेकिन चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो आपकी ज़्यादा। तो दैट्स वाई जब आपका केस सप्रेस हो रहा होता है तो पेशेंट की एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है और पेशेंट जो है वो लेट जाता है। तो अगर ऐसा आपके पेशेंट में किसी भी दवाई के साथ हो रहा है, आप बंदे को सप्रेस कर रहे हैं, आप उस डिजीज को मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वहां पे आपको स्टॉप करना चाहिए। इस पे बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नो फीवर, ही हैज अ न्यू सिम्टम्स ऑफ ए डिस्चार्ज फ्रॉम हिज आईज आफ्टर स्लीपिंग। अच्छा, उसको फीवर बनी है और उसकी एक नई सिम्टम आ गई कि उसकी आंखों से नींद के बाद लैक्रिमेशन होता है या कोई डिस्चार्ज होता है। याद रखें जब भी आपका मरीज ठीक हो रहा है तो सिम्टम्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाती है, और ये एक पॉजिटिव बात है। द swollen gland in his neck are better, numbness in his leg is much improved. The night perspiration is the same. He has dream of being chased by dogs and fighting unknown being. His anger is much reduced. Remedy continue magnesium carb 212C daily basis. तो उनको दो हफ्ते बाद उन्होंने ये दी तो उनके बहुत सारे सिम्टम्स बेहतर हो गए। और इसी के साथ देखें कंटिन्यू मैग्नीशियम, डूइंग वेल, फील ग्रेट एंड एनर्जेटिक, स्लीपिंग वेल, ऑल ऑफ द सिम्टम आर गॉन। इसी तरह इन्होंने आगे फिर रेमेडी कंटिन्यू रखी। 18 मंथ बाद उसका जो CD4 काउंट है वो 417 हो गया, 200 से अबव नॉर्मल है, 417 हो गया। और उसकी सारी मेडिसिन जो है ना बाकी डॉक्टरों ने बंद कर दी, सेप्ट्रिन वगैरह जो एंटी बैक्टीरियल होती है, और उसकी नमनेस, और ये सारी सिम्टम्स बेहतर होगी। एक न्यू सिम्टम आई कानों की इचिंग, उसके लिए फिर उन्होंने फ्लोरिक एसिड दी 12C। ये क्यों दी आई डोंट नो। कंक्लूजन पे आते हैं जी, इंपॉर्टेंट बात। कंक्लूजन इसका ये है कि पैथोलॉजी इज नॉट द होल डिजीज एंड इट मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज, इट इज जस्ट है 5 to 10%, 5 to यहाँ पे 10% है इंपॉर्टेंस इन इंटायर केस टेकिंग, या 5 to 20% कर लें। तो पैथोलॉजी जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैथोलॉजी इज नॉट द इट नोज द रियल and genuine disease, but pathology is the end product of internal dynamic disturbance. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या, इंक्रीज पर्सनल, जैसे मैंने कहा कि पर्सनल फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में कोई भी बीमारी है तो लाजमी नहीं आप उसको टब देंगे, कैंसर देंगे, अनलेस और अनटिल उसके अंदर ट्यूबरकुलिनियम की सिम्टम्स ना हो, कार्सी की सिम्टम्स ना हो। इसकी दलील बड़ी खूबसूरत है, जब हम इंशाल्लाह शुरू के लेक्चर्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा था कि आपने टब और कार्सी नहीं देनी, सिर्फ इस पे कि फैमिली में या इसको प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री में इसको ये चीज़ हुई है। और जब तक सिम्टम्स ना हो, सिम्टम्स हैं तो आप दें इसको। टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑलवेज मैटर, पेशेंट वट एवर मे बी द डिजीज एंड पैथोलॉजी, वट एवर मे बी द डिजीज एंड पैथोलॉजी, आपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखना है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है, सरसरी से बताया तो मेंटल प्लस फिजिकल मेकअप, इसकी डिटेल में हम जाएंगे। तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में सिर्फ फिजिकल मेकअप में जाके सिर्फ पैथोलॉजी की भी एक दो बॉदरिंग सिम्टम्स को उठा के उसको सप्रेस किया जाता है। गालिबन लुइस पैस्चर ने जर्म्स का माइक्रोब की थ्योरी दी थी कि बस इसको मारने से पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशेंट बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है, जो इक्विलिब्रियम है, जब वो ऊपर नीचे होता है तो तब इंसान बीमार होता है, तब माइक्रोब्स इस काबिल होते हैं कि आपको
आपको बीमार कर सकते हैं। कई मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स तो हमारे अंदर हैं। अच्छा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। अच्छा, ये मेंटल प्लस फिजिकल मेकअप, उसकी हम डिटेल में जाएंगे क्योंकि हमारा सारा सरोकार इसी के साथ है। और एक भी अपना अपना केस, जो ये एक्सिलरी एब्सेस है, मैलिग्नेंट, मैंने टेस्ट नहीं करवाया, मैलिग्नेंसी के लिए वो टेस्ट करवा ही रहे थे। मैंने कहा मुझे चंद दिन दे दें, एक आध महीना दे दें। तो मैलिग्नेंसी के लिए, एफएनसी के लिए कोई चीज़ बची नहीं थी, पेशेंट ठीक हो गया था। तो उसमें मैंने पैथोलॉजिकल कोई सिम्टम नहीं ली थी, मेंटल प्लस फिजिकल पिक्चर ली थी। बहुत इजी केस है उस पे, उसको भी जब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा देन हम करेंगे। सिम्टम्स caused by current treatment has not any importance, as in this case lower limb numbness was the side effect of antiretroviral treatment। ARV ट्रीटमेंट की एक साइड इफेक्ट है कि नमनेस होती है। तो ये डॉक्टर हानमन ने कफोरिज्म में बोला है, ये डॉक्टर हानमन ने कफोरिज्म में बोला हुआ है कि आप कभी भी ऐसी अलामात जो मौजूदा दवाई के इस्तेमाल से पैदा हुई उनको कंसिडर ना करें, बल्कि हमने कहा कि आप दवाई बंद करवाएं। जब दवाई बंद हो जाए, मीन वाइल पेशेंट को, अगर बहुत अर्जेंट केस नहीं है तो 3-4 दिन की प्लासिबो दे पेशेंट को, दवाई बंद करके आ जाओ। तो एक प्योर नेचुरल डिजीज की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। आपको फिर ड्रग पिक्चर मिल जाएगी, वो ड्रग आप फिर आप इजीली अपनी मेडिकेमेटिक में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो भाई देखें, ये ऐसा अजीब सिस्टम है कि यहाँ पे एड्स जैसे बीमारियों का भी इलाज होता है, और ये डॉक्टर साहब जो हैं ये एड्स पे बड़ा काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे होम्योपैथ्स हैं जो ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं कि जिनको लाइलाज करार दिया जाता है। और बीइंग अ मुस्लिम में ये बात करूंगा, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसके साथ मैंने शिफा ना उतारी हो। तो मैं क्यों कहूँ भाई आपका इलाज नहीं है। ये आज डायबिटीज़ का पेशेंट आया था, उसका फास्टिंग और वो रैंडम जो था वो 350 से अबव था। आज माशाल्लाह तकरीबन 15 दिन बाद कोई 200 240 इस तरह लगभग दोनों थे करीब करीब। तो जस्ट आई हैव गिवन सल्फर 200 एंड ही वाज ऑन प्लासिबो फॉर 15 डेज। ठीक है। और मीन वाइल उनको बुखार भी हुआ। वही इन्फ्लेमेशन, डिजीज इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होती है और डीपर डाउन जाती है, और लेकिन वापसी भी उसकी इन्फ्लेमेशन के थ्रू भी होती है। बुखार हुआ चंद दिन, लेकिन आज बिल्कुल ठीक ठाक थे, सारी सिम्टम्स गायब होगी। फ्रीक्वेंट थर्स्ट, थर्स्ट फॉर लॉन्ग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वगैरह वगैरह। और तो हर किस्म के मैं आपको ऐसे ऐसे बीमारी इंशाल्लाह अपने पर्सनल केसेस बताऊंगा जिसका इसमें इलाज है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मैं आपको कहूंगा कि डोंट फॉलो मी, मुझे फॉलो ना करें, आप फॉलो करें ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को। ये ऐसी किताब है कि हमें बहुत सारी किताबों ने इससे पहले ख़राब किया। मैंने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को सिर्फ नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने सेंसेशन मेथड की सारी किताबों को पढ़ा। मैंने जॉर्ज थॉल्कस की टॉक्स ऑन क्लासिकल होम्योपैथी, साइंस ऑफ मटीरिया, मटीरिया मेडिका वाइवा, साइंस ऑफ होम्योपैथी, ये भी पढ़ा। और भी कई अप्रोचेस पढ़े। लेकिन जब तक मैंने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन नहीं पढ़ा था तो बाकी अप्रोचेस का मुझे फायदा नहीं था। तो मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़ाऊंगा, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके शो करूंगा कि यार दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। और डिफरेंट मिथ्स हैं हमारे यहाँ। जैसे मैंने एक मिथ बताया कि भाई टब और कर्जी आपने देनी है अगर फैमिली हिस्ट्री में हो, और 30 आपने सुबह दोपहर शाम देनी है, या 200 आपने डेली लेनी है, 1 आपने वीकली लेनी है। ये सारे मिथ्स हैं। मैं 30 बाजू का 2-3 महीने बाद एक डोज रिपीट करता हूँ, और पेशेंट मीनवाइल प्लासिबो खा रहा होता है, पेशेंट ठीक भी हो रहा होता है। तो ये डोज रिपीटिशन के हवाले से, और कई मेरे ऐसे स्टूडेंट, जो आपका तीसरा बैच है, पहले 2 बैच उन्होंने माशाल्लाह अच्छा वो सीखा, और कई ने मुझे फीडबैक भी दिए, डॉक्टर साहब मैं तो एक डोज के मैंने जो अभी करामात देखी है तो मैं हम आपको नहीं बयान कर सकते। तो पहले आपकी सिलेक्शन ठीक होती है, लेकिन वो फिलोसफी का नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग यहाँ से मार खाते हैं कि भाई हम पेशेंट हमारे हाथ ठीक दवाई के साथ खराब हो जाते हैं। देखें डेली, अब देखें यहाँ समझे ना कि जो डेली डोज है ये तो प्रूवन के लिए है,
लेकिन हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट बना है कि जो चीज़ खाम हालत में अभी तंदुरुस्त इंसान में जो बीमारी पैदा करे वही चीज़ बीमार इंसान की बीमारी के लिए ठीक है। नहीं भाई, डॉक्टर हरमन ने अफॉर्ज्म नंबर 128 129 में ये कहा कि अगर आप एक दवाई की डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, स्पेशली मेंटल इमोशनल सिम्टम्स, आप दवाई को 30 पोटेंसी में प्रूव करें। दवाई को आप 30 पोटेंसी में प्रूव करें। तो जब आप 30 पोटेंसी में प्रूव करेंगे तो उसकी मेंटल इमोशनल सिम्टम्स आ जाएंगी। हार्म हालत में इतना डीपर आपको सिम्टम्स पैदा करके नहीं देगी। तो अजीब बात है, हमारे क्लिनिक्स में डेली डोज जो प्रूवर को दी जाती है वो पेशेंट को दी जाती है। इसलिए पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब पहली डोज के साथ मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, लेकिन अगली हर डोज ने मुझे ख़राब किया। अगर पहली डोज के बाद स्टॉप कर देता पेशेंट क्योर था, क्योंकि परफेक्ट दवाई ही इंसान की तो एग्रीवेशन करती है या एमोलरेशन करती है प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो एग्रीवेशन क्या है, क्यों होती है, कौन सी एग्रीवेशन क्योर की निशानदेही करती है, कौन सी सप्रेशन की निशानी, तो सारी बात बताऊंगा। तो आप लोग इंशाल्लाह करेंगे, आप लोग इसको एंजॉय करेंगे इस केस को। तो ये आज थोड़ा सा वो था। अब आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मैं एक क्वेश्चन करूंगा, मुझे आप व्हाट्सएप में उसका जवाब देना है। आपने कोई गूगल नहीं ढूंढना, कोई वो नहीं करना, आपने जो आपके माइंड में वो आपने जवाब देना है। क्योंकि इसका मकसद ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ नॉलेज असेस करता हूँ और फिर उसका मैं करता हूँ, उस हिसाब से स्टूडेंट को उठाता हूँ, ठीक है, उसके नॉलेज से। तो अब ये बताएं, वर्ड होम्यो का क्या मतलब है और होम्योपैथी कौन सा तरीका इलाज है, होम्योपैथी की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में जो आपने पढ़ा, होम्योपैथी तरीका इलाज क्या है और वर्ड होम्यो का लफ्जी मतलब क्या है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।